हाय फ्रेंड्स, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये पार्ट 4 है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस और सेकंड कॉलम में फाउंडर्स हैं, इनके आपको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, कुछ भले मानता हूँ कि सारे आपको नहीं पता होंगे, लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो आपको जरूर पता होगी, बिकॉज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में सेटअप की गई थी बाय द गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। तो ये आप डी को 1 से मैच कर लीजिए। उसके बाद केटी तेलांग का नाम भी इससे पहले काफी बार आ चुका है, अगर आपको पता होगा। केटी तेलांग, अपने बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, इनको हम त्रिमूर्ति कहा करते थे, बॉम्बे के थे। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन्होंने सेटअप किया था। किधर गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? केटी तेलांग इन्होंने सेटअप किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, कोई मतलब बोलते ना कि आलतू फालतू नाम नहीं, आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद सेंट्रल मोहम्मदियन नेशनल एसोसिएशन, नाम सुन के लग रहा है कि भाई ये सैयद मीर अली होंगे इसके। ये थोड़ा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हमारा काम कर जाता है यहाँ पे। तो इन्होंने सैयद मीर अली ने कलकत्ता में सेटअप किया था, इन कलकत्ता। ठीक है, इन 1877। अब यहाँ पे और कौन सा बचा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसको पहले जो प्रेसिडेंट थे इसके वो थे राधाकांत देव। 1851 में सेटअप किया गया था। पर्पस वही था, दे वर डिमांडिंग फॉर द इंडियन वेलफेयर राइट्स एंड एवरीथिंग, यही इनका था। ओके, बाद में इन्होंने ये भी बोला था कि जमींदारी प्रथा हटाओ, ये सब है, लेकिन बहुत बोलने की बात है। बहुत सारे एसोसिएशन तो ब्रिटिशर्स ने खुद ही भी बनवाए थे कि चलो कम से कम दिखाने के लिए रह जाएंगे। तो उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सही बताऊं तो आपको, राधाकांत देव कोई मॉडर्न विचार वाले नहीं थे, काफी कंजर्वेटिव सोच वाले थे। तो बस किताबी ज्ञान के ऊपर नहीं जाना, रियलिटी कुछ अलग थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सेटअप किया था। और कभी कभार बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी पूछ लेते हैं। चलिए, बाकी तो सिर्फ आपको आइडिया भी रहेगा तो कर लेंगे आप। Who among the following was not the member of the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? आप खुद आप सोचेंगे यार ये तो सब हमने नाम सुने ही है, इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि HRA का मेंबर नहीं था? तो देखिए, शिव वर्मा जो थे वो HSRA के मेंबर थे। HSRA के मेंबर थे। HSRA कब बना था? इसी का मतलब आगे वाला ग्रुप है जो यंग, मतलब और मतलब जैसे कि जब बिस्मिल जी की डेथ हो गई तो उसके बाद ये जो ग्रुप बना था वो HSRA, इसके अंदर भगत सिंह जुड़े थे। ठीक है, तो भगत सिंह में से इसका भी पार्ट थे, HRA का भी पार्ट थे। बाद में उसी में और भी नए लोग जुड़े यहाँ पे। जैसे कुछ नाम आपको बताता हूँ कि HRA के मेंबर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बिस्मिल हो गए, असफुल्ला खान हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। उसके बाद अपने सुखदेव राजगुरु तो आपको पता ही है, ये तो बहुत फेमस नाम है। तो ये थे। ठीक है, भगवती चरण बोहरा थे, सचिंदर सान्याल थे, ये सारे लोग थे यहाँ पे HRA के मेंबर्स। चलिए, रोशन सिंह ठाकुर थे। ओके, राजेंद्र लहरी हो गए। तो ये सारे लोग हैं यार, आपको तो अभी पता होना चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? पहली बात ये उन्होंने बोला था भाई सूरत सेशन में 1907। और सूरत सेशन को हेड किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। और रास बिहारी घोष वाज वन ऑफ द मॉडरेट लीडर, नॉट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अगर आपको थोड़ा सा भी लिंक करना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे बहुत आसानी से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा था कि बनारस सेशन को किसने हेड किया था? बनारस सेशन को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लेड किया था। कलकत्ता सेशन 1906 का दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, जिसके अंदर स्वराज के बारे में बात की गई थी। स्वराज को पहली बार उन्होंने माना था कि हम स्वराज को एक्सेप्ट करते हैं। स्वराज को पहली बार प्रमोट किया गया था, स्वराज टर्म को। सूरत सेशन में तो आपको पता है सूरत स्प्लिट हो गया था। और लखनऊ सेशन AC मजुमदार जी ने हेड किया था, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वापस से साथ में आए थे सूरत के बाद, सूरत सेशन के बाद। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पहली बार सेशन एक समय, मतलब मुस्लिम लीग ने बेसिकली इसको अटेंड किया था। ठीक है, चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? सूरत बोला क्या? नहीं, सूरत नहीं, सॉरी, लखनऊ, सॉरी, मैंने ध्यान दिया अभी। मैंने बोला कि बोलने में निकल गया था। सूरत नहीं, लखनऊ में बोला था, बिकॉज वापस आए थे तब उन्होंने बोला था। सॉरी, क्योंकि इस टाइम ये बात कर रहे थे, होम रूल लीग की बात कर रहे थे। सॉरी, ये होम रूल लीग को प्रमोट कर रहे थे यहाँ पे। तो होम रूल लीग की प्रमोट करते टाइम इन्होंने बोला था कि भाई स्वराज में बर्थ राइट एंड नेशनल हैबिट। सॉरी, मैं सूरत बैग गया था यहाँ पे, सूरत नहीं है, लखनऊ है। सॉरी, मतलब वही सोचा मैंने, कहा क्या बोल दिया मैंने। बाकी सारी चीजें सही बताएं, बस ये दिमाग से निकल गया मैंने। चलिए, given below in the list of person who became the president of Indian National Congress, arrange them in chronological order। ऐसे क्वेश्चन लिटरली काफी टफ होते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। थोड़ा सा देखते हैं। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में बनी थी, कानपुर सेशन में। उसके वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने थे, कराची सेशन में। इसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू तो देखिए बहुत बार बने। पहले यहाँ पे महात्मा गांधी को देखते हैं, 1924 बेलगाम सेशन।
ठीक है। अब लखनऊ जी सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ बने हैं भैया? लाहौर सेशन में बने हैं। लाहौर सेशन 1929 का, यहीं से इनकी शुरुआत है वैसे, यहाँ पे बने हैं। उसके बाद लखनऊ सेशन में बने हैं, 1937 में लखनऊ का सेशन हुआ था। फिर फैजपुर में सेशन हुआ था 1936 का, उसमें बने थे। तो इनका बहुत लंबा टाइम रहा है दिल्ली से। उसके बाद तो मतलब आज़ादी के बाद भी मतलब कांग्रेस के सेशन होते थे, लेकिन आज़ादी से पहले तो 3 बार बने हैं। और महात्मा गांधी एक ही बार बने हैं, बेलगाम सेशन के हेड बने थे वो। तो अब खुद अरेंज कर लीजिए पहले कौन आएगा। पहले यहाँ पे महात्मा गांधी जी आएंगे, उसके बाद बाकी के सारे आएंगे। ठीक है, अरेंज करना बहुत आसान है, अभी कर लीजिए आप इसको। Given below the list of the organization, select those engaged in the revolutionary activities using the code given below. अच्छा, लिस्ट क्या है भाई इसके अंदर? ये कौन सी लिस्ट है? क्योंकि यहाँ पे तो लोगों के नाम ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, देखते हैं। गिवन द लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट। अच्छा, इंगेज इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में कौन कौन सी थी? अभिनव भारत था। अभिनव भारत हमारे सावरकर जी ने सेटअप किया था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में सेटअप किया था महाराष्ट्र के अंदर। इनके भाई विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर, ये तीनों ने यहाँ पे सेटअप किया था। मित्र मेला सेटअप किया था पहले उन्होंने मित्र मेला सेटअप किया था। मित्र मेला उन्होंने 1904 में सेटअप किया था नासिक के अंदर। फिर बाद में जब वो पुणे चले गए तो उन्होंने वहाँ पे फिर उसी का नाम अभिनव भारत कर दिया। और ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द जूसेफ मैजिनी। जूसेफ मैजिनी इटली के एक क्रांतिकारी रहे हैं और उन्होंने सेटअप किया था यंग इटली। यंग इटली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे हमारे सावरकर जी। तो उन्होंने फिर इंडिया में वैसे ही सीक्रेट सोसाइटी महाराष्ट्र के अंदर सेटअप की, नासिक के अंदर, पुणे के अंदर सेटअप किया, जिसका नाम था मित्र मेला एंड अभिनव भारत। अनुशीलन समिति इज ऑल्सो द सीक्रेट सोसाइटी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज काफ़ी इन्होंने की है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको पता होना चाहिए। पी मित्रा, परमानथ मित्रा हैं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट लीडर है यहाँ पे। उसके साथ अपने अरविंदो घोष हैं, बरिंदर घोष हैं, ये सारे यहाँ पे लीडर्स हैं। बंगाल में एक्टिव थी। अनुशीलन समिति 1902 में बनी थी, वैसे 1902 में बनी थी। इसके एक और लीडर का नाम लिखिए, सतीश चंद्र बसु। ठीक है। न्यू फर्स्ट और सेकंड तो है ही यहाँ पे। उसके बाद न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ऐसा कोई किसी चीज के लिए फेमस नहीं, तो इसको हटा दो। और इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, देखिए इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन आपको बताऊं, ये तो वैसे भी कांग्रेस के अगेंस्ट में था। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कांग्रेस के अगेंस्ट में था और इसको बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। सर तो बोलना ही नहीं चाहिए उनको, सैयद अहमद खान ने। और अपने शिव प्रसाद सिंह, बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह। ये बेसिकली इसलिए बनाया था कि कांग्रेस को अपोज कर सके। शिव प्रसाद सिंह इन लोगों ने बनाया था। तो इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, आपको एक पूरा डेटा अगर बताऊं ना, ये सब चीजें स्पेक्ट्रम से काफी कुछ आती है यहाँ पे क्वेश्चंस, तो वहां से डायरेक्टली दिया हुआ इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर कुछ है नहीं वैसे, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pair got sentenced to be hanged for assassination of the British officer in England? 2 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजगुरु और सुखदेव तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड, इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था। गए थे लोग स्कॉट को मारा, लेकिन इन्होंने सॉन्डर्स को मारा। तो ये है भाई, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड है। खुदीराम बोस और सूर्यसेन, देखिए खुदीराम बोस और सूर्यसेन ये जो मेंबर हैं, दोनों अनुशीलन समिति के मेंबर हैं यहाँ पे। और इनका जो रिलेशन है वो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से, वैसे खुदीराम बोस का, सूर्यसेन का तो अपना इससे है, चिटगांव आमरी रेड से है। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? ये दोनों इंडिया हाउस के साथ एसोसिएटेड थे। मदन लाल ढींगरा ने 1909 के अंदर मारा था, लंदन में मारा था सर कर्जन वाइली को। मतलब नाम से तो हम सर बोल देते हैं, लेकिन मन से तो नहीं बोलने को होता। कर्जन वाइली को मारा था और उसको उसने टपका दिया था। बाद में उसकी फैमिली ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मदन लाल ढींगरा के काफी वैसे हैंडसम बॉय था, सही बताऊं तो। उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल डॉयर को मारा था। और जो रिस्पॉन्सिबल था जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए, मतलब उसी ने ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि जिसने फायरिंग कराई थी तो ऑलरेडी मर चुका था, तो उनको पता चला तो उन्होंने फिर उसको मारा। करतार सिंह सराबा और असफुल्ला खान, देखिए करतार सिंह सराबा और असफुल्ला खान यहाँ पे गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। और आपको असफुल्ला खान इसके साथ मिलेंगे, आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी के साथ मिलेंगे। और इनका जो है करतार सिंह सराबा का गदर पार्टी के साथ एसोसिएशन है। ठीक है, चलिए। Seeds of discard were in which event during the national movement and which eventually divided the country was? देखिए, अभी आप देखोगे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 1909 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की गई थी बाय द लॉर्ड मिंटो। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं इंडिया डिवाइडेड, उसके अंदर भी वो लिखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान, तो लिखते हैं मिंटो इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान, नॉट जिन्ना।
क्योंकि जो बोलते हैं शुरुआत, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिवाइड करने की शुरुआत हुई थी, पॉलिटिकल डिवीजन शुरू हुआ था, वो यहां से चालू हुआ था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट तो नहीं, खिलाफत मूवमेंट तो एक तरह से खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया, ठीक है। वैसे डिवीजन ऑफ बंगाल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग भी काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वैसे, क्योंकि मूवमेंट मुस्लिम लीग ने ही बोला था मिंटो को कि हमें सेपरेट इलेक्टेड जब मिलेगा तभी हम लोग भाई कुछ आगे कदम लेंगे, तो सेपरेट इलेक्टेड उसने उनको दे दिया। और जहां पे डेलीगेशन हुआ था, जहां पे मीटिंग हुई थी विथ मुस्लिम लीग एंड द मिंटो, उसको बोलते हैं शिमला डेलीगेशन। वो शिमला में हुई थी, 1906 में हुई थी। और मिंटो ने क्या बोला था कि आप स्वदेशी मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स को आप मत भेजिए, सपोर्ट मत करवाइए, जिससे कि क्या होगा, स्वदेशी मूवमेंट फीका पड़ जाएगा। और ईस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है कि स्वदेशी मूवमेंट फीका पड़ गया था, स्वदेशी मूवमेंट वहां पे एक्टिव था ही नहीं। ठीक है, चलिए, हु इज रिकॉर्डेड एज अ मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो कितनी बार बता चुका हूं, भिकाजी कामा। और यही वो भिकाजी कामा है जिन्होंने 1907 के अंदर स्टुटगर्ट में झंडा फहराया था। ठीक है, यही है वो। इन्होंने श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी के साथ काफी कुछ काम किया है मिलके। ठीक है, और यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो आपको एनी बेसेंट 1917 में हमारी आईएनसी का चेयरमैनशिप लेती हैं कलकत्ता में। सरोजिनी नायडू 1925 में लेती हैं कानपुर सेशन का। और रमाबाई, पंडिता रमाबाई, यहाँ पे इन्होंने हिंदू कास्ट के अगेंस्ट ना काफ़ी कुछ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो इनका रोल है यहाँ पे। इनकी एक आई थिंक किताब है या फिर इन्होंने पैम्पलेट ऐसा लिखा था जिसका नाम तो सरस्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, मतलब उतना तो नहीं है बट ठीक है, मतलब अपर कास्ट के अगेंस्ट काफ़ी कुछ मतलब इन्होंने आवाज़ उठाई है स्पेशली, और औरतों के लिए काफ़ी काम किया पंडिता रमाबाई ने। और देखिए, मैंने क्लासेस अपने स्टार्ट की हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, यहाँ पे जैसे मैं PIQs लेता हूँ। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कंसेप्ट के साथ PIQ करेंगे। और इस बात की गारंटी देता हूँ कि जहाँ आपके मार्क्स 20-25 अगर आ रहे होंगे GS के अंदर, तो इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं कि वो 70-80, मतलब आपका लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा अगर आप जुड़ते हैं तो। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये आपके लिए क्लासेस एक्टिव रहेंगी। साथ ही साथ वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लाइव इंटरेक्शन होगा, 1-to-1 डाउट सेशन होगा, और वीकली आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। और PIQ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस रहेगा। सिर्फ यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ PIQ जो UPSC के वही नहीं कराए जाएंगे। UPSC के भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसके PIQ आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और साथ ही साथ अदर स्टेट पीसेस के भी दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे कराऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, और अगर कोई डाउट है तो आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी डाउट होगे, जो भी मन में ऐसा कुछ विचार रहता है ना कि लेगा कि नहीं लेगा, क्या करेगा, तो दैट आई विल क्लियर। ठीक है, चलिए। During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1999 to protest against the arrest of, ये बहुत ही सिंपल आंसर है, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलो और डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों के लिए देखिए, अभी इसके अलग अलग नैरेटिव हैं। कभी कभी ये लोग बोलते हैं यहाँ पे कि वो लोग वहाँ पे वैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए आए थे। एक नैरेटिव ये बोलता है कि रॉलेट एक्ट के अंदर ये 2 लोगों को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो अलग अलग इसके दोनों के अपने वो विचार हैं। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी सही है। तो दोनों लिखे हुए हैं हिस्ट्री में। वैसे NCERT यहाँ पे बोलती है कि वैसाखी फेस्टिवल के लिए आए थे, कि इन दोनों का नाम नहीं लेती है। NCERT में देखा मैंने, NCERT में इन दोनों का नाम नहीं लिखा हुआ है। चलिए, बट क्या करें अभी। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हंटर कमेटी बैठाई गई थी, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। क्या नाम है उसका? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बैठी थी जनरल डायर के ऊपर, जिसका नाम था हंटर, आया था हंटर कमेटी। और उसके अंदर एक इंडियन मेंबर भी था जिसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। क्या नाम था उसका? जगत नारायण मुल्ला। यही वो जगत नारायण मुल्ला है जिसने ब्रिटिशर्स की तरफ से एडवोकेसी की थी इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो इसके HRA के जुड़े थे, उनके अगेंस्ट इसने एडवोकेसी की थी। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, थे भाई, बहुत सारे लोग थे, अब क्या बोले। द कांग्रेस इज फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू इट्स पीसफुल डिमाइस। देखिए, इतने जो हैवी लाइनें थी ना, ये लिखने वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही इंसान था, उसका नाम था भैया कर्जन। और कर्जन ने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लाइनें लिखी थी, प्राइवेट लेटर लिखे थे टू हिज फ्रेंड जिसका नाम था जॉर्ज हैमिल्टन। तो इसने कर्जन ने हैमिल्टन को लिखा था, और पर्पस वही थे। बाद में वायरल हो गए थे, वायरल मतलब बाद में जब निकल गए थे वो, अभी के लिए तो वायरल ही बोलूंगा ना उसको मैं। तो काफी ज्यादा मतलब रोष पैदा हो गया था कर्जन के अगेंस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड लास्ट। चलिए जरा समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पॉलिसीज के ऊपर जरा हमें गौर फरमाना पड़ेगा कि भाई कौन सा सबसे लास्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए, सब्सिडरी अलायंस की हम बात करते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे लाया था वेलेस्ली ने, जो कि हमें 1798 में देखने को मिलता है। सब्सिडरी अलायंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, आपको पता है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को अपने पास रखते हो
तो आपको अपनी खुद की फोर्सेस डिसबैंड करनी पड़ेगी। हमारा एक उनका ब्रिटिश ऑफिसर आपके कोर्ट में बैठेगा जो आपको हमेशा एडवाइस करेगा, आप उसके एडवाइस पे ही काम करोगे। कोई और फॉरेनर आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। किसी और राजा के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो हमारे जो एडवाइजर उससे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे आर्मी को पे नहीं कर पाते हो तो हम आपकी जमीनों में एनेक्स कर लेंगे। तो कहने का मतलब आप एक वॉर भी नहीं लड़ने दोगे तुम लोग, और तुम्हारी आर्मी रख के क्या करूँ मैं। तो ये इनकी पॉलिसी थी जो एक तरह से उन्होंने लाई थी, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे 1793 में लाया था बाय द कॉर्नवालिस, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर पढ़ लेंगे हम लोग जरा एक बार। उसके बाद एनेक्सेशन पॉलिसीज जो थी यहाँ पे, वो यहाँ पे डलहौजी ने लाई थी 1848 से लेके 56 तक जो था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। अब देख लो सबसे लास्ट में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ यहाँ पे, ठीक है, जो कर्जन ने किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द मॉन्टेग्यू एज ए प्रिवेंटिव मर्डर। देखो यार, मॉन्टेग्यू बहुत क्या ही बोले, उसने प्रिवेंटिव मर्डर मालूम है किसको बोला है, जलियांवाला बाग मैसेकर को बोला है। मतलब एक तरह से डायर ने जो किया वो सही था, इसका कहने का मतलब तो यही होता है, डायर ने जो किया वो सही था, उसने अपने आप को बचाने के लिए वो अटैक किया है। तो इसलिए भाई हर एक ब्रिटिशर एक ही जैसा था, कोई यहाँ पे कोई सही गलत नहीं, मतलब कोई यहाँ पे सही हमारे लिए नहीं था। बहुत कम रहे हैं जिनके विचार हमारे साथ मिले हैं। अदरवाइज जब खुद इतने बड़े मास किलिंग को बोल रहा है कि प्रिवेंटिव मर्डर, तो फिर क्या ही बोला। मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग को उसने बोला था, इट वॉज अ प्रिवेंटिव मर्डर, ठीक है। हो, और फिर हमको फिर ये लोग बोलते हैं कि हम लोग कल्चर्ड नहीं थे, ये खुद अपने आप में एक बारबेरियस थे। Who among the following was not present at the founding session of the Indian National Congress? देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने तो खुद अटेंड वहां पे किया है उसको, कलकत्ता, हाँ। और जी सुब्रमण्यम में जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि वो यहाँ पे अटेंड कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हो रही थी वो उसको अटेंड कर रहे थे। और बाद में वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसे जोड़ लिया गया था इसी के साथ, अपने आईएनसी के साथ ही जोड़ दिया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था। वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, उनको निकाला गया था ड्यू टू सम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से उनको निकाला गया था। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए, इनको बोलते हैं राष्ट्रगुरु कहा गया है, RASST, राष्ट्र गुरु इनको कहा गया है। और इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था विथ आनंद मोहन बोस, उनका उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, वो भी बहुत बार आ चुका है। और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सेशन भी ऑर्गेनाइज किए थे, जो कि बाद में जो आईएनसी के साथ ही मर्ज कर दिया था इन्होंने। तो ये सब चीजें इन्होंने आईएनसी से पहले की थी। एक बार ये भी पूछा था कि आईएनसी से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने सेटअप की थी, वो था इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेशन। तो उस टाइम पे जब आईएनसी का सेशन हो रहा था, तो बाई दैट टाइम सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी उस टाइम पे ये वाला सेशन अटेंड कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और आपको बताऊं, देखो हर एक लीडर का अपना अपना फेज होता है। इनका फेज भी था यहाँ पे 1908 तक 7 तक, स्वदेशी मूवमेंट तक इनका भी फेज था। स्वदेशी मूवमेंट के बाद हम देखने को मिलता है कि बाल गंगाधर तिलक, इनका फेज आता है। फिर उसके बाद गांधी जी अपना लीड रोल लेते हैं। फिर गांधी जी का फेज भी एक टाइम पे खत्म हो जाता है। फिर नए नए लीडर्स आते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, अपनी क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस के, इनका फेज आता है। फिर हर एक का अपना अपना फेज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लीडर ने हमको दिलाया, सब ने अपने अपने लेवल पे काम किया, अपने अपने टाइम पे काम किया, जो उसको जरूरत पड़ा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म बाय, देखिए इसमें नाम है भाई सरदार भगत सिंह का सबसे पहले नाम आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म आता है सोशलिस्ट, वो सोशलिस्ट ऐड करवाने की जो जिसने किया था वो यही पर्सन थे भाई, वो यही पर्सन थे यहाँ पे जिन्होंने उसको सोशलिस्ट ऐड करवाया है वहां पे। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद उसके मेंबर थे, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे वैसे कभी कभी लोग क्वेश्चन गलत भी दे देते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से इनको ऑप्शन देना चाहिए यहाँ पे। रास बिहारी बोस तो वैसे भी नहीं है, बिकॉज रास बिहारी बोस 1915 में छोड़ के चले गए थे इंडिया, और जापान चले गए थे। जापान से वहां पे शादी कर ली उन्होंने, उसके बाद वहां पे उन्होंने आईएनए का गठन किया था, तो उनका इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस वापस उन्हीं के पद पे चले, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया उन्होंने और फिर इंडिया छोड़ के चले गए, तो उनका कंसेप्ट वहां पे है। अब यहाँ पे देख लो कुछ चीज और बता देता हूं मैं, कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी के पास, काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ट्रेन को लूटा था, जो पोस्ट ऑफिस का पैसा लेके जा रही थी, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बाद एचआरए का नाम चेंज करके एचएसआरए किया गया था, ठीक है। फिरोज शाह कोटला में मीटिंग हुई 1928 में, सितंबर के 1928 में मीटिंग होती है, और एचआरए का नाम चेंज करके एचएसआरए किया जाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। वही बोले कि ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे लोग यहाँ पे, बिकॉज एक नाम से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, अभी ये बहुत पुराना क्वेश्चन है मे बी, बट ये और कुछ और लोगों के नाम लिख लीजिए जो एचएसआरए के साथ एसोसिएटेड थे उस टाइम पे। एक लिखिए भैया अपना, देखिए अपना सुखदेव और राजगुरु तो आप जानते ही जानते हैं। एक और बड़ा नाम है यहाँ पे, भगवती चरण बोहरा, बम बनाते थे उनके लिए वो,
भगवती और चरण बोहरा, और ये बम की प्रैक्टिस करने ही गए थे, बम का बोलते हैं ना फोड़ के एक टेस्ट करते हैं, उसी टेस्ट में भाई वो जान चली गई थी बेचारी की, क्या करे अभी। ओके, एक नाम और इंपॉर्टेंट है, शिव वर्मा। ऑलरेडी ऊपर आपने क्वेश्चन कर लिया इनके ऊपर, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, जयदेव कपूर। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है यहाँ पे, आप भूलेंगे नहीं इसको। ऑन व्हाट चार्ज जतिन दास वाज अरेस्टेड? देखिए, जतिन दास 63 डेज का जो इन्होंने फास्ट रखा था, जितने भी HSRA के जो मेंबर्स थे उन्होंने 63 फास्ट रखा था बेसिकली जेल के अंदर, तो उसमें 63वें दिन जतिन दास की डेथ हो जाती है, और ये था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जिसके अंदर JP सॉन्डर्स को इन लोगों ने मारा था, और ये सब जेल गए थे, जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी अपने दिस बटुकेश्वर दत्त, ये लोग थे उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, चिटगांव आमरी रेड आपको पता है, सूर्य सेन उसमें एक्टिव थे, उसको उनको हम बोलते थे मास्टरदा बोला गया है उनको। ठीक है, चलिए, हु फ्रॉम द फॉलोइंग हैज किल्ड द माइक्लो डायरी? तो आपको ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, माइक्लो डायर को उधम सिंह ने मारा था, और वो गए थे उसके लिए, गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, और गए थे वो लंदन, जहां पे उन्होंने उसको टपका दिया था। सिंपल सी बात है। हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट? देखिए, होम रूल लीग 2 लॉन्च किए गए थे, एक लॉन्च किया था इनी बेसेंट ने, एक लॉन्च किया था तिलक जी ने लॉन्च किया था अप्रैल में, इनी बेसेंट ने लॉन्च किया था सितंबर में, और 1916 के अंदर दोनों लॉन्च यहाँ पे किए गए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल लीग जो तिलक जी का था वो बॉम्बे की एरिया में था, महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र में होते हुए बॉम्बे में नहीं था, सॉरी माय मिस्टेक, महाराष्ट्र में था, बॉम्बे में नहीं था, महाराष्ट्र वाले एरिया में था, लेकिन एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के साथ थोड़ा उनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। बॉम्बे एक फिरोज शाह मेहता वाला एरिया था, फिरोज शाह मेहता अभी भी उनको पसंद नहीं करते थे, ऑल दो फिरोज शाह मेहता उस टाइम से मर चुके थे, लेकिन उनके जो मेंबर्स थे उनकी पार्टी के, फिरोज शाह मेहता के, उनको पसंद नहीं क्या करते थे, इसलिए बॉम्बे में वो उतना नहीं फैला। ठीक है, बॉम्बे आप हटा दीजिए। ठीक है, और वहां पे होम रूल लीग के टाइम में उन्होंने बोला था कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आई विल हैव इट, ये उन्होंने बोला था। चलिए, और रिमेनिंग जितने भी एरिया हैं उसके अंदर इनी बेसिन का था। वैसे बोलो तो इनी बेसिन का थोड़ा लूजली ऑर्गेनाइज था, और इनका काफी स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज था वैसे। बाकी सरोजिनी नायडू और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो इससे एसोसिएटेड नहीं है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग? कौन था भैया? क्लेम्सफोर्ड था, इसीलिए तो बोला प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे उसने। ठीक है, चलिए, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्टी? भाई, इसका केस तो लड़ने के लिए उनको लंदन जाना पड़ा था। एक किताब उसने लिखी थी वैलेंटाइन शिरोल ने, जिसने उसमें बोला था कि तिलक इज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने केस किया था, और उनको केस के लड़ने के लिए जाना पड़ा था 1916 के अंदर ही। और वन ऑफ द रीजन भी मानता हूं कि इसकी वजह से हमें होम रूल लीग थोड़ा ठंडा पड़ गया था, बिकॉज उन्हें केस लड़ने जाना पड़ा था वहां पे। तो वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। हेनरी कॉटन वो पर्सन जिसने 1904 का जो सेशन था वो हेड किया था, हेनरी कॉटन। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग 3 वर बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? ये तो आप सबको पता है, अपने भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त है, 2 लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे एक लाइन क्या बोली थी? टू मेक द डेफ हियर। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? टू मेक द डेफ हियर। जो ये अंग्रेजी शासन है जिसके कान में जू नहीं रेंग रही है, हम चाहते हैं कि जू रेंगे। ठीक है, ये उनका बोलने का मतलब था, टू मेक द डेफ हियर। चलिए, तो यहाँ पे 1 और 4। Who among the following were the critics of the Swadeshi movement and pleaded for the better understanding between the East and the West? देखिए, यहाँ पे मैं ज्यादा करके टैगोर जी के साथ ही जाना चाहूंगा, बिकॉज टैगोर जी ही यहाँ पे, देखो टैगोर जी के पता नहीं मुझे कभी कभी ना कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। वो एक टाइम पे हम उनको बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटिंग में थे एंड ऑल, लेकिन मेरे को कभी कभी लगता है फ्रीडम फाइटिंग में नहीं थे, वो ज्यादा करके सिर्फ कविताओं में थे। उन्होंने चीजें ये सब की हैं, मानता हूं मैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतरे नहीं उतना, वो उस लेवल के नहीं थे वो, कि ग्राउंड लेवल पे उतर के उन्होंने काम किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि उन्होंने ये बात बहुत बार बोली है कि हम लोग फॉरेन क्लोथ्स को क्यों जला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे उनका एक अपोजिट साइड भी लगता है। ऐसा ही नहीं, मतलब फिर मुझे कभी कभी भी लगता है कि एक इंडियन को जो उस टाइम पे नोबेल प्राइज मिल रहा है गीतांजलि के लिए, तो जरूर कोई ना कोई तो एक उनका भी नाइटहुड मिल रहा है, तो जरूर वो प्रशंसक रहे होंगे ब्रिटिशर्स के। 1911 के अंदर जब किंग जॉर्ज 5 इंडिया में आ रहा है, तो उसके लिए जनगण मन अधिनायक के गाना लिखा जा रहा है। तो समवेयर आई थॉट कि कहीं ना उनका उस तरह का अप्रोच नहीं था। ठीक है, ऑल्दो वो अगेंस्ट में थे क्या इसके
बंगाल को क्यों डिवाइड किया जा रहा है, डेफिनेटली ही वाज इन अगेंस्ट, बट ये श्योर नहीं था कि मतलब पूरी तरह से वो फेवर में है अपने इंडियंस के या किसके हैं, वो बिल्कुल थोड़ा मुझे डाउट आता है। चलिए कोई नहीं। और हाँ, कुछ चीजें अभी यहाँ पे कुछ स्वदेशी मूवमेंट जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जो आपको बता देता हूं मैं। उस टाइम पे काफी न्यू न्यू इंडस्ट्रीज बनने को आती हैं, बन के आती हैं, मतलब जैसे कि प्रफुल्ला चंद्र रे जो है, पीसी रे बोलते हैं इनको, उन्होंने बंगाल केमिकल सेटअप किया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी उस टाइम पे स्टार्ट होती है। बंगाल के अंदर लक्ष्मी कॉटन मिल स्टार्ट होता है, मोहिनी मिल स्टार्ट होता है। तो ये सब नए नए जो फैक्ट्रीज होती हैं हमें बनने को देखने, इंडिजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अभी आपने देखते हैं जरा क्या। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में तो नहीं था, बिकॉज ईस्ट इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे लंदन बेस्ड है, लंदन बेस्ड आपको मिलेगा। और दादा भाई नौरोजी जी ने सेटअप किया था 1866 में। इसका एग्जैक्ट आपको वर्डिंग मिलेगी हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर। 1866 में लंदन में इन्होंने सेटअप किया था दादा भाई नौरोजी जी ने, और पर्पस वही था कि इंडिया के लिए बात करते थे, और क्या मतलब वहां से इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। नेशनल इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे लंदन नहीं, अभी ये लंदन का यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये तो केसर चंद्र सिंह जी ने सेटअप किया था यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में सेटअप किया, तो ये भी गलत है यहाँ पे। चलिए, इंडियन एसोसिएशन में बॉम्बे में नहीं था, इंडियन एसोसिएशन था यहाँ पे कलकत्ता में। तो ऑलरेडी आपको आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सेटअप किया, तो इसका मतलब नहीं है यहाँ पे। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ऑफकोर्स ये तो सही है, तो लंदन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, ठीक है, तो ये हटा दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज बाकी की जो थी यहाँ पे तीनों गलत है यार, ठीक है। चलो एक बार देख लेना आप इसको, क्योंकि ये तो 4 तो वैसे ही गलत है, 2 तो वैसे ही गलत है, 2 और 4 के साथ वैसे ही चला जाता हूँ मैं। थर्ड वाला इंडिया में कैसे हो सकता है, सॉरी लंदन में कैसे हो सकता है, बिकॉज केशव चंद्र सेन ने सेटअप किया था। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड 4 तो गलत है, ऑटोमेटिकली गलत है। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन के साथ कौन जुड़ा है? अच्छा यहाँ पे देख लो, और भी है क्या? हाँ, अभी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने सेटअप किया था? देखिए यहाँ पे उनका नाम सैयद अहमद खान है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डी कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, अब इंडियन एसोसिएशन आप यहाँ पे चले जाइए, थोड़ा सा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ चले जाइए, इंडियन एसोसिएशन बी आ जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद अरे यार देखो क्या फालतू लोग हैं, मतलब पेपर किसने बनाया यार ये, क्योंकि देखो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही सेटअप किया है, और इंडियन एसोसिएशन भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ही सेटअप किया है, ठीक है। चलो, इसमें एक और मेंबर का नाम था आनंद मोहन बोस, बी इनके साथ कर देते हैं, और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन हम यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के साथ कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये उन्होंने 1919 में सेटअप किया था, आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझा रखा है। ये थोड़ा इस तरह के जब क्वेश्चन बनना तो फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि तुम एक पर्सन जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है उसी में 2-3 लोगों का नाम ठूस दोगे तो कैसे समझेगा। चलिए, और बाकी इंडियन लीग सीरीज कुमार घोष ने चालू किया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको मैं। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने बनाया था, तो 1919 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जुड़े थे, जैसे कि तेज बहादुर सापरू, ठीक है, और वीएस श्रीनिवासन, ये इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके साथ जुड़े थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इसके ऊपर, और इसको इन्होंने सेटअप किया था अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। चलिए, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन तो आपको पता ही है, राजा शिव प्रसाद सिंह और बनारस और सैयद अहमद खान, इन लोगों ने सेटअप किया था। देवर अगेंस्ट द कांग्रेस के अगेंस्ट में थे ये लोग, तो इसलिए इन्होंने सेटअप कर रखा था। चलिए, हु वाज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? तो मद्रास के अंदर आपको चिदम्बरम पिल्लई मिलेंगे, चिदम्बरम पिल्लई जी वाज द लीडर इन द मद्रास, ठीक है, और इन्होंने वहां पे अपनी एक मिल भी सेटअप की थी, स्टील कंपनी भी उन्होंने वहां पे सेटअप की थी। चलिए, लाला लाजपत राय कहाँ थे? लाला लाजपत राय पंजाब में थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे, और बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे बंगाल में थे। और लाला लाजपत राय के साथ जो अजीत सिंह जी थे, जो भगत सिंह जी के अंकल जी थे, वो भी वहाँ पे एसोसिएट थे उनके साथ ही। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग फॉर द इंडियन फ्रीडम? इनका नाम है भाई अफजल उल्लाह खान, इन्हीं का नाम है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में फंसे थे, फंसे क्या था मतलब। और मोहम्मद अली और शौकत अली तो भाई दोनों अली ब्रदर्स हैं, जो अपने खिलाफत मूवमेंट जिन्होंने शुरू की थी, ठीक है। और आपको 4 लोगों का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और अस्फाकुल्लाह खान। 4 लोगों का नाम मत भूलिए। 4 लोगों को फांसी दी गई थी इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। 4 लोगों को मत भूलिए, 4 लोगों के ऊपर बहुत बार पूछा जा चुका है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा कि कौन से 4 लोग थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी? सो दीज आर द 4 पीपल, ठीक है, 4 रिवॉल्यूशनरीज। ओके, पीपल नहीं बोले थे, रिवॉल्यूशनरी अच्छा टर्म है इनके लिए। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल
और अपना एक, देखो अभी बोला था मैंने, राजेंद्र लहरी, ठीक है, ये 4 लोग थे, भूलिएगा मत इनका नाम। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। जलियांवाला बाग कब हुआ था भैया? 1913 में हुआ था, ठीक है। अमृतसर कांग्रेस से नहीं, 1919 में हुआ था ना। अच्छा, इसके सीक्वेंस देखो, अभी सत्यपाल जी को कब पकड़ा था? सत्यपाल जी को और खिचड़ू जी को पकड़ा था, उसके बाद ही जलियांवाला बाग हुआ ना, तो ये पहले आएगा। ये सब एक ही साल की बात हो रही, सब एक ही साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, सत्यपाल जी को पहले पकड़ा अंडर द रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे, अनार्म्ड थे, उनके ऊपर गोलीबारी हुई, सेकंड इवेंट ये होगा। और उसी को एक तरह से सिंपैथी के लिए अमृतसर के अंदर कांग्रेस ने अपना सेशन रखा था 1919 में, एज अ फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट और सिंपैथी लोगों को देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इसको हेड किया था हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आना चाहिए। अभी 213, ठीक है, 213 देखिए कहां पे। Who accused the Indian National Congress of practicing politics of prayer, petition and the protest? ये जो स्टार्टिंग के जो हमारे कांग्रेसमैन थे ना, जो मॉडरेट्स थे, वो ये सब काम यहाँ पे किया करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था यहाँ पे, जिन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं ना, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट की, इसको 3P बोलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 3P क्या था? तो प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये भी ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। चलिए, क्योंकि उनका मानना था कि भाई इस तरह से तो हमें आजादी मिलने वाले नहीं है। ये लोग मास मोबिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ अपना उसी में लगे हुए हैं, प्लीज करने में लगे हुए हैं, रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है फिर। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर द, आप सबको पता है कि मेनली रीजन क्या था कि वहां पे नेशनलिज्म काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था, काफी ज्यादा नए नए विचार निकल के आ रहे थे। इंटेलिजेंसिया जो ग्रुप था वहां पे, इंटेलिजेंट लोग जितने भी थे, और देखिए जितने लोग के नाम देखिए उस टाइम पे, आप बिपिन चंद्रपाल देख लीजिए, आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी देख लीजिए, आप आनंद मोहन बोस देख लीजिए, बहुत सारे आपको नाम वहां पे देखने को मिलेगा। सुलन समिति वहां पे इतना बड़ा एक्टिव हो रखा था, ठीक है। तो छोटा मोटा ग्रुप वहां पे नहीं था, बहुत बड़ा ग्रुप था वहां पे जो भाई आजादी की बातें करता था। तो उनको लगा कि अगर बंगाल को वीक करना है, बंगाल को अगर यहाँ पे तोड़ना है, तो हमें बंगाल मतलब बंगाल के लोगों को तोड़ना है, तो इसका मतलब हमें बंगाल को विभाजित करना पड़ेगा टू वीकेन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। तो बंगाल को उन्होंने कैसे विभाजित किया? हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे। अभी बीच में तकरार ला दी उन्होंने, यही उनका पर्पस था यहाँ पे, ठीक है। और कर्जन को इसके बारे में रिकमेंडेशन किसने दिया था? कर्जन को इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया एंड्रू फ्रेजर ने। एंड्रू फ्रेजर वही एंड्रू फ्रेजर है जो उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बहुत बार मतलब रिकमेंडेशन उसी के थे, उसी के रिकमेंडेशन थे। और वही एंड्रू फ्रेजर जिसने पुलिस कमीशन मतलब रिफॉर्म भी लाया है अंडर द कर्जन 1902 में। हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन? देखिए अभी यहाँ पे बिहार पीसीएस में क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए अभी यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम टिक कर रहे हैं, वही यहाँ पे जब क्वेश्चन देखिए, अब एक ही पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ना, बना कितने लोगों ने बना रखा है, और वही आप घुमा फिरा के उन्हीं का नाम 2 ऑर्गेनाइजेशन उसी के दे दोगे और 2 अलग अलग ऑप्शन दोगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। और वैसे क्वेश्चन लोग जब देते हैं तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा आंसर सही है, बिकॉज तुम क्या देखने गए थे क्या? तुम भी तो किताब से ही पढ़ा रहे हो यहाँ पे। जैसे कि अभी वहां पे नेशनल लिबरेशन जो फेडरेशन था उसके अंदर सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं, इंडियन एसोसिएशन के अंदर भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि दोनों में मेन लीडर नहीं है? वो दोनों में मेन लीडर है वो, लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रहे हो और दोनों फाउंडर के नाम में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी दे रहे हो आप, तो कैसे चलेगा? फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे में। फिर बच्चा अगर गलत करे तो फिर बोलते हो कैसे गलत कर रहा भाई, क्या है सब, ये सब होती है चीजें, क्या बोले अभी। चलिए, तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, यहाँ पे WC बनर्जी वो पर्सन है जिन्होंने पहले कांग्रेस के जो वो थे ये थे हेड थे, मतलब चेयरमैन बने थे, ठीक है। और वैसे इंडियन एसोसिएशन में बताऊं आपको, बाद में कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है 1886 के अंदर। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल द किंग्सफोर्ड? देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ये 2 हमारे जाबाज हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर के अंदर डगलस एच किंगफोर्ड, क्या नाम था, डगलस एच किंगफोर्ड को मारने की मतलब मारने की चाहत थी। उनका ऐसा था कि भाई ये जो मजिस्ट्रेट है ये बहुत सारे हार्श पनिशमेंट देता है जितने भी रिवॉल्यूशनरी है, जितने भी फ्रीडम फाइटर हो, लेकिन वो मार नहीं पाए थे। क्या हुआ था कि उन्होंने बम फेंका था उसके ऊपर असैसिनेट, तो बम जो उसके पीछे की जो बग्गी थी उसके ऊपर गिर गया था, जहां पे पिंगले कैनेडी जो कि एक बैरिस्टर थे, उनकी डॉटर मर गई थी, उनकी वाइफ मर गई थी, और पिंगले कैनेडी वॉज क्वाइट गुड फॉर द इंडियंस। तो एक बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था और बड़ी चीजें हैं यहाँ पे, अब क्या बोले। तो मुजफ्फरपुर के अंदर, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी का नाम आता है, और प्रफुल्ला चाकी ने बाद में खुद ही अपनी जान ले ली थी, और इनको फांसी की सजा हुई थी खुदीराम बोस को। 19 साल के थे उस टाइम पे, सोच के देखिए, काफी बड़ी बात है। हु हैज सेड द बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बम सेल? अब खुद सोच के देखिए कि भाई यहाँ पे कौन एक्टिव था बंगाल में उस टाइम पे।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत बड़ा लीडर है उस टाइम का बोले हवा है, बोलते ना कि जैसे मोदी जी की हवा इस टाइम पे आ रखी थी एक टाइम पे, तो उस टाइम की हवा थी उस पर्सन की, बंगाल बिहार उस एरिया में, उड़ीसा में, मतलब उस एरिया के बेल्ट में अगर कोई बड़ा लीडर था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, और बाद में उन्होंने, आपको पता ही है, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन उन्होंने सेटअप किया है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन उन्होंने सेटअप किया है, ठीक है। चलिए, hope the following was not objective of the Indian National Congress as pointed out by the W.C. Banerjee in 1885 to promote contact and friendship among the protector of the interest of the country. अच्छा, नॉट पूछा, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रहेगा, टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑफ द नेसेसरी सोशल इशू विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन एंड ऑन विच बेसिस द वर्क हैज टू बी डन इन द कमिंग ईयर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट में, बिल्कुल है, पहला वाला भी सही है, प्रमोट द कॉन्टेक्ट एंड फ्रेंडशिप ऑफ द प्रोटेक्टर्स, जो भाई इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ पे सी वाला डाउटफुल है कि सोशल इश्यूज के ऊपर काम करेंगे विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ये थोड़ा सा एक नॉट गोइंग विथ इट, बाकी तो सब उन्होंने बोला ही था, सब चीजें सही है, ठीक है। Who was the second मुस्लिम प्रेसिडेंट? सेकंड देखिए, पहले जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, जो 1887 में थे। सेकंड जो थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी थे, जो कि 1896 के अंदर इस कलकत्ता सेशन में, और कलकत्ता सेशन के अंदर ही गाया गया था वंदे मातरम पहली बार, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है ना, उसी में गाया गया था पहली बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Who was the author of the popular song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको फेमस करने का काम किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, बहुत बहुत बड़ा, आज भी बहुत लोग इसको गाते हैं, मूवीज में गाया जाता है, लेकिन इसको लिखा किसने था? इसको लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन नहीं क्या यहाँ पे, तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था इसको, बिस्मिल अजीमाबादी, पटना के थे, इन्होंने लिखा था। बहुत टाइम पे ना हमें जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने फेमस किया, लेकिन लिखा किसने था? हसरत मोहानी जी ने लिखा था, हसरत मोहानी जी ने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद साइमन गो बैक, और गांधी जी का नारा ना डू एंड डाई, करो या मरो, ठीक है, वो मेहरेली जी ने दिया है, वो जो साइमन गो बैक जो कैची स्लोगन्स होते हैं ना, वो यूसुफ मेहरेली जी ने काफी ऐसे स्लोगन्स दे रखे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट याद रखिए आप, कि एक आपको बताया मैंने कि साइमन गो बैक और डू एंड डाई भले बोलते हैं गांधी जी ने दिया था, फेमस किया गांधी जी ने, लेकिन उसको लिखा था, उसको दिया था यूसुफ मेहरेली जी ने। चलिए, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? तो लंदन में वीडी सावरकर, आप अभिनव भारत कभी भी आए तो अभिनव भारत के साथ वीडी सावरकर जी आपको एसोसिएटेड मिलेंगे, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखिए। उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर, 1904 में उन्होंने नासिक में सेटअप किया था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और आपको ये पता है कि इन्होंने की और 2-3 किताबें आप लिख लीजिए, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, बहुत फेमस किताब है, हिंदुत्व हु इज हिंदू, काफी तो मराठी में इन्होंने लिखा वैसे, लेकिन काफी चीजें हैं इनकी, ऐसे इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने लिख रखा है 1857 का, क्योंकि उनका मानना था कि इट वॉज नॉट द सिपाही म्यूटिनी, ओके। विच रिवॉल्यूशनरी वॉर हैंग्ड इन द काकोरी? देखिए कितनी बार नाम आ गया, कितनी बार चिल्ला चुका हूं इन लोगों का नाम में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, ये तो आपको रट जाना चाहिए अगर मेरे साथ अब बने हैं तो, राजेंद्र लहरी, ये रिपीट होती हैं सारी चीजें। जो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेट ऑफ जो टॉपिक्स यहाँ पे ले रहे हैं ना, वो सब चीजें आपको फिक्स हो जाएंगे दिमाग में। सूरज सेन किसके साथ है? चिटगांव आमरेर। उधम सिंह किसके साथ हैं? जिन्होंने उसको मारा था, अपने जनरल डॉयर को मारा था। वीर सावरकर और वासुदेव चापिकर ब्रदर्स यहाँ पे किसके साथ है? जिन्होंने रैंड को मारा था, जो कि प्लेग ऑफिसर था, 1897 के अंदर पुणे में आया था प्लेग को देखने के लिए, लेकिन उसके तौर तरीके इतने खराब थे तो भाई चापिकर ब्रदर्स ने मार दिया उसको। प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस तो अभी आपने देखा किनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो डगलस था उसको, क्या बोलते जज था जो किंग्सफोर्ड, उसको मारने का भाई प्लान बनाया था इन लोगों ने, लेकिन गलती से चूक गए थे। चलिए, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गांधीयन सत्याग्रह। कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बाद 2 लोगों को पकड़ा गया था, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और वहां पे जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग अनाम थे जो इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी। बरदौली सत्याग्रह तो इनके साथ ये हैं, सरदार पटेल जी हैं, 1928 में, इसी दौरान इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे जी हैं, उसके बाद सेकंड सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू है इंडिविजुअल सत्याग्रह, और थर्ड जो इंडिविजुअल सत्याग्रही उनका नाम है ब्रह्मदत्त। 3 इंडिविजुअल सत्याग्रही का आपको नाम पता होना चाहिए, पहले है विनोबा भावे, सेकंड है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड है ब्रह्मदत्त। चलिए,
हु एस्टैब्लिश्ड द अनुशीलन समिति एट पटना, देखिए उनका नाम है भाई यहाँ पे सान्याल जी थे, और सान्याल जी ने ही एक बीएन कॉलेज का एक बंदा था जिसका नाम था बंकिम चंद्र मित्रा या बी मित्रा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और उन्होंने फिर यहाँ पे पटना के अंदर सेटअप किया था अनुशीलन समिति। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्रा जी। तो बंकिम चंद्र मित्रा तो एक स्टूडेंट था, उसको उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना कॉलेज में भाई, कॉलेज का एसोसिएशन होते हैं, बच्चे ग्रुप बनाते हैं, और वो सब, तो उसी टाइप का एक उन्होंने ग्रुप बनाया था पटना के अंदर। और ड्यूटी किसने दी? सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल खुद अपने आप में अनुशीलन समिति के बड़े मेंबर रहे हैं। और एक और बात आपको बता दीजिए, अनुशीलन समिति का एक और ग्रुप था जिसका नाम था जुगांतर। ठीक है, जुगांतर ग्रुप जो कोलकाता में एक्टिव था। ढाका अनुशीलन समिति आपको पता होना चाहिए, ढाका अनुशीलन समिति पुलिन दास के अंदर थी। ठीक है, जिन्होंने 12 डकैती की थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सब रिपीटेड है यार, सब पूछा जाता है। वो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन। गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे भैया? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ये बहुत फेमस है। इसी टाइम पे इन्होंने बोला था हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अभी नॉन कॉपरेशन के बाद हुआ था ये, तो इलेक्शन लड़ने की बात की गई थी। कांग्रेस 2 हिस्सों में बंटने वाला था, तो फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं, काम करिए, स्वराज पार्टी बनाएंगे और विद इन द एम्बिट ऑफ द कांग्रेस आप लड़िए इसको। चलिए, हकीम अजमल खान उनके साथ जुड़े थे वैसे। और 1921 वाला जो सेशन था वो अहमदाबाद में हुआ था, जिसके अंदर अगेन CR दास जी प्रेसिडेंट थे, लेकिन उस टाइम वो जेल में थे, तो उनके बिहाफ में हकीम अजमल खान जी ने उसकी प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है, और एक और बात, 1921 में ही हसरत मोहानी जी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने एक रिजोल्यूशन पुट किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, जबकि 1930 में आते आते हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है, जबकि 1921 में ही हसरत मोहानी जी ने इन द अहमदाबाद सेशन में बोला था कि वी वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन वो बात बनी नहीं फिर। अब तुम बोलोगे ये सब कहाँ लिखा है? देखो यार, ये सब बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास, हिस्ट्री लिमिटेड नहीं है, हिस्ट्री अनलिमिटेड है। आजकल तो इन्होंने 75 ईयर ऑफ जो ये चालू कर रखा है ना अमृत भारत का, उसकी साइट है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अगर पढ़ने जाओ तो वहाँ से भी आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार एक और पर्सन है इनको जिन्होंने सपोर्ट किया था हसरत मोहानी, मकफूर अजीजी जिन्हें प्रोफेसर थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इनको। बहुत सारे लोग अटेंड करते थे कांग्रेस के सेशन में, सिर्फ हम 2-4 लोगों का नाम क्यों याद रखें। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था 1906 के अंदर, 1905-6 के अंदर। सिविल डिसोबीडियंस आपको पता 1930 दांडी मार्च के बाद चालू हुआ। क्विट इंडिया 1942 और नॉन कॉपरेशन 1920। द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट्स का क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम प्रोटेस्ट, प्रेयर और प्लीड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये उनके मेथड हुआ करते थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से आगे बढ़ने की कोशिश थी उनकी। कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज और प्लान्ड बाय देम। ये किसने बोला है भैया? ये बोला है लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि जो कांग्रेस पहले के जो मूवमेंट होते थे, मॉडरेट्स के जो मूवमेंट होते थे, वो लोगों द्वारा नहीं होते थे। वो एक तरह से क्या होते थे कि एलाइट लोग थे, मिलते थे, स्मॉल ग्रुप था, उनका मिलना था, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके से अपना काम कर रहे थे, यही उनका तरीका था। बस एक तरह से उसको बोलते ना वार्षिक मेला था वो। ठीक है, वार्षिक मेला था वो। चलिए, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रिसाइडेड बाय, सेकंड सेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जी ने हेड किया था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट? कौन थे भाई एक्सट्रीमिस्ट क्लास से यहाँ पे? एस एन बनर्जी नहीं, एस एन बनर्जी उस टाइम पे मॉडरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अरविंदो घोष आपको देखने को मिलेंगे। अरविंदो घोष ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है एज कम्पेयर टू दादा भाई नौरोजी, तो हमेशा से न्यूट्रल रहे थे वैसे ज्यादा करके। और इन्होंने एक अदर टर्म दिया था, पैसिव रेजिस्टेंस का इन्होंने टर्म दिया था, पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम भी सजेस्ट किया था इंडिया के लिए, जैसे कि आपको भाई सेल्फ गवर्न करने के लिए उन्होंने बोला था कि फॉरेन रूल को अगर हटाना है तो ओके, अपने डिफेंस कैपेबिलिटी पे काम करनी पड़ेगी, हमें अपना खुद का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर इन्होंने अपना बात किया था। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प की बात की थी इन द पैसिव रेजिस्टेंस। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद देखिए किसने दिया था भैया अपने? अच्छा, स्लोगन तो भले भगत सिंह जी ने दिया था, लेकिन उसको मतलब भगत सिंह ने बोला था उसको, लेकिन लिखा किसने था? हसरत मोहानी जी ने लिखा था इसको। ठीक है, हसरत मोहानी जी ने लिखा था इसको। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन था? एक सिविल सर्वेंट था। सिविल सर्वेंट कौन था? ए ह्यूम था। ए ह्यूम वॉज अ सिविल सर्वेंट, जिसने भाई उसको बनाया था। एलन ऑक्टिव ह्यूम था उसका नाम। ओके, चलिए, और यहाँ पे भगत सिंह के साथ यहाँ पे भी लिख लीजिए हसरत मोहानी लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा सकता है किसने लिखा था, तो हसरत मोहानी जी थे वो। चलिए, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम, देखिए मॉडरेट लीडर ज्यादा करके अर्बन एरिया से आते थे, कोई रूरल और अर्बन नहीं थे, मेनली वो अर्बन से आते थे, मेनली अर्बन से आते थे। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे काफी कुछ उनके अच्छे रिलेशन थे ब्रिटिशर्स के साथ, बहुत सूट वूट में आया करते थे। रूरल एरिया से नहीं बोलते हैं, रूरल एरिया से तो एक्सट्रीमिस्ट वाले हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है,
चलिए, नेम द वायसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन। कौन है भैया? कर्जन है यार, अभी तो रिपीट हो चुका है। 16 अक्टूबर को भाई 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। चलिए, होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज इट पुट अ प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन। लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, ये तो हटा दीजिए। हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड टू स्ट्रगल जॉइंटली, ये तो पहले भी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इट स्टैब्लिश टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द, ये हटाइए। मतलब यहाँ पे होम रूल की बात हो रही है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो विजय तिलक जी ने यहाँ पे किया था, वो पर्पस क्या था? देखो, आपको यहाँ पे ना मास स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या था? पब्लिक लाइब्रेरीज के ऊपर काम किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया, पॉलिटिकल एजुकेट किया गया वहाँ पे। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी को बेनिफिट क्यों हुआ, बिकॉज गांधी जी को एक इतना पॉलिटिकली एजुकेटेड, पॉलिटिकली नॉलेजेबल एक जनता मिल गई थी, जो होम रूल के द्वारा क्रिएट की थी। किसने क्रिएट की? तिलक जी ने क्रिएट की थी, एनी बेसेंट जी ने क्रिएट की थी। इसलिए गांधी जी को फायदा हुआ उसका, ठीक है। ये सब चीजें पहले ही सेटअप कर, बोलते ना कि बेस बना के दिया था तिलक जी ने गांधी जी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉ एट बिकॉज इट लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। बिल्कुल यही कर रहा था, और क्या। 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे बिना ट्रायल के, तो क्या था वो, ठीक है। ब्लैक हैट कहा गया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस आर मेनली अनअफेक्टेड बाय द स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, मुस्लिम बोल सकता हूँ स्वदेशी मूवमेंट से बहुत कम अफेक्ट हुए थे, बिकॉज ये देखने को मिलता है कि जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और ब्रिटिशर्स ने भाई जो वहाँ के सलीमुल्लाह खान थे, जो नवाब थे ढाका के, उनको बोल रखा था कि आप यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को आप यहाँ पे इन्वॉल्व होने मत दीजिए। तो हुआ भी वही इस एक्चुअली में। तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थी, ठीक है। बाकी और क्या भैया? अच्छा, फार्मर्स तो नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही कभी कभी लोग वेग हो जाते हैं, ठीक है। बट चलिए, ये मुस्लिम तो मिल नहीं यहाँ पे, थर्ड तो होना ही चाहिए यहाँ पे। थर्ड कहाँ है? विमेन तो यार, अभी लोग बोलेंगे विमेन में, तो विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। इंटेलेक्चुअल तो पूरा लेट तो इंटेलेक्चुअली कर रहे थे यहाँ पे, तो फोर्थ तो ऐसे भी नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। बट अगर मिली में जाऊँ तो फार्मर्स को, विमेन को हटा दो, विमेन तो नहीं होंगे। 2 और 3 हो सकता है, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल लीग। किसका भैया? यहाँ पे एनी बेसेंट तो बिल्कुल थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर बिल्कुल थे भैया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, टीएस एकॉल्ट यहाँ पे नहीं है। टीएस एकॉल्ट इसके साथ थे अपने, जब इन्होंने ये सेटअप किया था अपने, जब इन्हीं बेसेंट जी ने सेटअप किया था ना, अडयार में अपना ब्रांच सेटअप किया था, तो उस टाइम पे टीएस एकॉल्ट जो उनके साथ थे, कर्नल टीएस एकॉल्ट। अदरवाइज बाकी लोग थे यहाँ पे होम रूल के साथ थे। और कुछ और लोगों के नाम लिखिए आप, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, इनके साथ जुड़े थे, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ जुड़े हुए थे। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द गदर रिवॉल्यूशन? देखिए, कोमागाता मारू इंसिडेंट ऑलरेडी बता चुका। कोमागाता मारू शिप थी जो कि गुरदीप सिंह ने परचेस किया था, जापानीज शिप थी जो कि जा रही थी कनाडा, वैंकूवर में पहुंची। वैंकूवर में कैनेडियंस ने, मतलब जो इमिग्रेशन थे, उन्होंने उनको एंटर नहीं होने दिया, वापस उसको इंडिया भेजा गया। इंडिया में जब आई कलकत्ता में, तो कलकत्ता में दुनिया भर की मतलब लोगों, वहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस ने उसके ऊपर पूरी फायरिंग की, और उससे इंस्पायर होकर फिर गदर बोलते गदर पार्टी के जो लोग थे बहुत ही ज्यादा उससे नाखुश हुए, और फिर इंडिया में वो आए लोग 1915 में। और उनका प्लान था कि आर्म्ड रेबेल करेंगे हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट अगेन इट वाज अ फेल्ड, क्योंकि जो बग्गा जतीन था, जो क्या होता नाम था यार बग्गा जतीन को मतलब धर लिया गया बलासोर के अंदर, जब वो आर्म्स एनिमिनेशन कलेक्ट करने जा रहे थे। ये सब चीजें। सो दिस इज ऑल। अभी ये सीरीज देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी पेंडिंग में नहीं है, मतलब आई एम वर्किंग ऑन दैट आल्सो, तो वो चीज़ें भी आ जाएंगी। साइंस का अटका पड़ा है थोड़ा, ज्योग्राफी में कुछ ड्रेनेज का पार्ट अटका पड़ा है, और इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा फिजिकल पॉलिसी वाला पार्ट यहाँ पे, और 5 ईयर प्लान पड़ा हुआ है। सो दैट आई विल ब्रिंग, और फिर रिविजन सेशन आप लोग के लिए लाना मैं चालू करूँगा जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।